लोकसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच आज हम वोल्वो बस में यात्रा कर रहे हैं। ये बस देहरादून से दिल्ली के लिए मूव करती है। उत्तराखंड में जो एक बड़ी दिक्कत रही है वो माइग्रेशन की रही है, पलायन की रही है। बहुत सारे लोग उत्तराखंड से बाहर रोजगार की तलाश में जाते हैं। तो आज हम जानेंगे इन तमाम लोगों से बातचीत करते हुए कि जब वो उत्तराखंड आते हैं या उत्तराखंड से बाहर जाते हैं तो क्या कंपैरिजन करते हैं वो, खासकर डेवलपमेंट के लिहाज से कितना वो लोग नेताओं के जो मुद्दे होते हैं, चुनाव के जो मुद्दे हैं, उनके दावों और वायदों पर कितना भरोसा करते हैं। कुछ यात्री इस बस में सवार हैं। हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं। क्या नाम है दोस्त आपका? मेरा नाम पिंकू है। कहाँ के रहने वाले हैं? उत्तरकाशी टिहरी संसदीय सीट है। बीजेपी ने एक बार फिर से चौथे टर्म में माला राज्यलक्ष्मी साहब को यहाँ पर टिकट दिया है। कांग्रेस ने नया कैंडिडेट जोसिंह गुंसोला वहाँ पर खड़े किए हैं। क्या सोचते हैं आप पूरे सिनेरियो को लेकर? उत्तरकाशी में जो भी है बीजेपी का ही ज्यादा वो है, तो आगे भी अगर रहेगी तो बीजेपी ही सरकार रहेगी। क्यों रहेगी? कुछ डेवलपमेंट आपने देखा है? बहुत सारे डेवलपमेंट है जो कि अभी देहरादून से हो या उत्तरकाशी से हो, काफी जो रोड हैं वो भी, उनमें भी काफी सुधार आ रहा है। और पहले जो वहाँ पे सिचुएशन थी बहुत ज्यादा मतलब टूटता जाता था जैसे बारिश के टाइम पे, तो अभी काफी सुधार है। अभी हम जिस एरिया में सफर कर रहे हैं ये भी टिहरी संसदीय सीट का ही क्षेत्र है और टिहरी संसदीय सीट खासकर दो हिस्सों में बटी हुई है, पहाड़ और मैदान में। इसके कुछ जिले पहाड़ में पड़ते हैं तो देहरादून जैसा जो मैदानी एरिया है वो भी टिहरी संसदीय सीट में पड़ता है। कैसा माहौल लगता है यहाँ पे? ये जब आपने यहाँ पर एडमिशन लिया होगा तब और अब में कितना अंतर आप पाते हैं? काफी डेवलपमेंट हुआ है, काफी फैसिलिटीज मिली है हमें, आने जाने की सुविधा बहुत अच्छी हो गई है, तो काफी इम्प्रूवमेंट है। तो तमाम यात्री इसमें मिजोरम से भी यात्रा कर रहे हैं, यूपी के लोग भी इसमें यात्रा कर रहे हैं क्योंकि देहरादून को एक एजुकेशन हब भी कहा जाता है। बड़े इंस्टीट्यूशन यहाँ पर हैं एजुकेशन के। तमाम प्रदेशों से यहाँ पर बच्चे पढ़ने भी आते हैं। मैम आप कहाँ से आए हैं? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल से। तो इधर देहरादून कैसे आना? मैं देहरादून शिफ्ट हुई हूँ जनवरी से। तो चूंकि चुनाव का माहौल है तो हम बातचीत करने निकले हैं, लोगों का मन जानने। क्या लगता है आपको? आपने देहरादून में देखा होगा, डेवलपमेंट वर्क को लेकर क्या सोचते हैं उत्तराखंड को लेकर? मुझे तो देहरादून बहुत पसंद आया, मतलब 3 महीने हुए हैं। इन 3 महीनों में क्या डिफरेंस पाते हैं आप वेस्ट बंगाल और उत्तराखंड में? वेस्ट बंगाल में मैं थोड़ा आउटस्कर्ट में रहती हूँ तो ये ज्यादा एडवांस है और ज्यादा डेवलप्ड है। शांति भी है, कानून व्यवस्था बिल्कुल। उत्तराखंड में एक बड़ा मुद्दा रहा है कानून व्यवस्था का, और उत्तराखंड में एक तरह से क्राइम ना के बराबर है। अगर थोड़ा बहुत होगा भी तो एक साइलेंट क्राइम हम कह सकते हैं। दोस्त आप कहाँ से हैं? दिल्ली से। इधर कैसे आना हुआ? एजुकेशन यूपीएस फॉर इंजीनियरिंग। कितना डेवलपमेंट आप देखते हैं देहरादून में? क्या सोचते हैं देहरादून को लेकर? इधर पोल्यूशन कम है मेन तो वो, और डेवलपमेंट के हिसाब से दिल्ली के हिसाब से जितना तो नहीं है ऑब्वियसली, तो वही। बट देहरादून अब काफी डेवलप हो रहा है। जैसे कि आपने देखा कि अभी एक नया फ्लाईओवर बन रहा है जो दिल्ली और देहरादून को कनेक्ट कर रहा है, और वो ऑलमोस्ट 2 and 3 आवर्स में देहरादून और दिल्ली कनेक्ट हो जाएगा, विच इज वेरी डेवलपिंग। और अभी जब से मैंने पढ़ना शुरू किया है तब से तो काफी डेवलपमेंट आया है, काफी फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, काफी कनेक्टिविटी और ट्रांसपोर्टेशन बढ़ रही है, तो स्टूडेंट्स को भी काफी मतलब सुविधा हो रही है आने जाने में। तो पलक ने कहा कि खासकर सड़कों को लेके अभी हम जिस हिस्से में सफर कर रहे हैं ये देहरादून दिल्ली हाईवे है, जिसको जल्द ही एक इकोनॉमिक कॉरिडोर में तब्दील होने वाला है। ये आप देख सकते हैं कि ये डाटकाली है, डाटकाली की टनल करीब 300 मीटर ये लंबी टनल है जो यूपी और उत्तराखंड को कनेक्ट करती है। उत्तराखंड में एक बड़ी समस्या रही है सड़कों की, लेकिन पिछले कुछ सालों में जिस तेजी के साथ यहाँ पर काम हुआ है, खासकर अभी आपने देखा कि पलक जो यात्री है उन्होंने बताया यहाँ पर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ा हुआ है। जिस हाईवे पर हम सफर कर रहे हैं इसकी डेडलाइन है 31 मार्च 2024 और ये बताया जा रहा है कि इसके बाद ये 4 लेन हाईवे दिल्ली और देहरादून के बीच इकोनॉमिक कॉरिडोर का काम करेगा। जैसे ही हम टनल पार करेंगे आप देखेंगे कि इस हिस्से में एलिवेटेड रोड ये बन रही है, करीब 12 किलोमीटर की इसकी डिस्टेंस है और ये एशिया की सबसे बड़ी लंबी सबसे बड़ी एलिवेटेड रोड इसको कहा जा रहा है। इसके पीछे एक बड़ा कारण रहा है कि यहाँ पर
इकोलॉजी और इकोनॉमी में किस तरह से एक कोऑर्डिनेशन बनाया जाए, किस तरह से सामंजस्य बिठाया जाए, उसका भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ। और मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात है कि जब आप विकास कर रहे हो उसके साथ साथ आप इकोनॉमी और इकोलॉजी को भी बैलेंस करते हुए आगे बढ़ रहे हो। ये एलिवेटेड रोड है, 31 मार्च 2024 को इसको कंप्लीट होना है। इस सड़क के एक और लेफ्ट साइड में आपको राजा जी नेशनल पार्क का एरिया है, तो दूसरी ओर यूपी का शिवालिक फॉरेस्ट है। अपना जी आपसे मेरी बातचीत हुई थी, आप फॉरेन में रहते हैं? जी हाँ। तो उत्तराखंड कब कब आना होता है, कितने सालों बाद आना? साल में 2 से 3 बार आता हूँ मैं यहाँ पे अपनी फैमिली से मिलने, बिकॉज मैं देहरादून में ही मेरी फैमिली रहती है। मेरे फादर डिफेंस में वहीं पे जॉब करते हैं। कितना क्या सोचते, कितना विकास आपने यहाँ पर देखा बीते सालों में और अभी? बहुत, मैं तो देख ही रहा हूँ, काफी चेंज आ रही है बहुत तेजी से, क्योंकि मैं कोविड के टाइम में एकदम 2.5 साल बाद आया था, तो उत्तराखंड में काफी चीज में चेंज मिला, मेनली इंफ्रास्ट्रक्चर में, कि रोडें बहुत अच्छी डेवलप होनी स्टार्ट हो चुकी हैं। 80% ऑफ जगह जहाँ पे भी हम गाड़ी से जाते हैं और रोडें बहुत ज्यादा बेहतर हो गई है एज कम्पेयर टू बिफोर। क्या कुछ सुनने को मिलता है और क्या आप सोचते हैं उत्तराखंड की पॉलिटिक्स के बारे में? देखिए, जैसे इस टाइम पे पॉलिटिक्स जो चल रही है, जो सरकार चल रही है, मेरी फैमिली और हम लोग उससे काफी खुश हैं और आगे उसी के साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं। बस एक रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे भू कानून लाया जाए जैसे हिमाचल में है, क्योंकि इमिग्रेशन के चक्कर में, माइग्रेशन के चक्कर में काफी चीजों का बदलाव आ रहा है जो कल्चर में भी देखा जा रहा है। तो इस चक्कर से हम चाहते हैं कि अभी जल्द से जल्द भू कानून आए। भू कानून एक बड़ा अच्छा टॉपिक आपने कहा। भू कानून उत्तराखंड में एक लंबे समय से एक मांग उठती रही है कि हिमाचल की तर्ज पर उत्तराखंड में भी एक ठोस भू कानून यहाँ पर बनाया जाए। लैंड को प्रिजर्व्ड रखोगे तो जो आपका पूरा इकोसिस्टम है वो प्रिजर्व्ड रहेगा। इस जो लैंड के रिगार्डिंग लॉ है, आई थिंक जायज है। हमारे वहाँ है कि आप अगर कोई हिमाचली एग्रीकल्चरिस्ट नहीं है तो आप कोई लैंड नहीं खरीद सकते। तो अगर इस तरह से यहाँ भी होगा तो मे बी हम यहाँ का इकोसिस्टम, इधर की इकोलॉजी पूरी कंजर्व रख पाएंगे, जो कि ओवरऑल बेनिफिशियल है। तो इस बार के लोकसभा चुनाव में मूल निवास और मूल निवास प्रमाण पत्र भी एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है, और भू कानून जो लोगों की लंबे समय से एक मांग रही है वो भी यहाँ पर एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है। तो आज आपने देखा इस बस से जो तमाम यात्री सफर कर रहे हैं, चाहे वो उत्तराखंड के हैं या बाहरी प्रदेशों से आकर उत्तराखंड में रह रहे हैं, यहाँ पर किस तरह का विकास हो रहा है, किस तरह की पॉलिटिक्स है यहाँ पर चल रही है। आपने भी देखा कि एक हमारे साथ वो यात्री भी थे जो रहते तो दूसरे देश में हैं, लेकिन उत्तराखंड, देहरादून उनका अपना घर है, यहाँ पर आना जाना रहता है। उन्होंने बताया कि यहाँ पर बीते सालों में खासकर सड़कों के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी डेवलपमेंट भी देखने को मिला है। तो ये मुद्दे हैं, चाहे वो विकास के हों, चाहे वो नई डिमांड हो, चाहे नेताओं की बातें हों, इस लोकसभा चुनाव में ये अपने चरम पर देखने को मिल सकता है और ये वोटिंग का भी एक बड़ा आधार बन सकता है। कैमरा पर्सन संदीप नेगी के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज 18 देहरादून। उत्तराखंड में चुनाव की सरगर्मियां अपने चरम पर हैं। 27 मार्च तक नामांकन की अंतिम डेट है, तो 19 अप्रैल को यहां पर वोटिंग होनी है और 4 जून को काउंटिंग। उत्तराखंड की 5 लोकसभा की सीटों पर इस बार इस समय बीजेपी का कब्जा है, और खासकर पिछले 2 टर्म से 2014 और 2019 से लगातार 5 सीटें बीजेपी जीतती आई है। से जो बस देहरादून आ रही है, हम उसमें सफर कर रहे हैं, लोगों की राय जानेंगे कि वो इस पूरे पॉलिटिकल सिनेरियो को लेकर क्या सोचते हैं। आपका क्या नाम है? संजय नोटियाल। नोटियाल जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं टिहरी से। टिहरी से। तो टिहरी में इस बार माला राज्यलक्ष्मी शाह और जोसिंग गुंसोला जी के बीच भिड़ंत है, क्या सोचते हैं चुनाव को लेकर? हम तो यही सोचते हैं कि बीजेपी को लाना है। क्यों लाना है बीजेपी? ये कार्य कर रहे हैं जी। टिहरी में कुछ काम हुए हैं पूरे? टिहरी में ये जो महारानी जी तो कभी आते नहीं है, लेकिन अब ये है कि बीजेपी को लाना है, मोदी जी को लाना है। तो मतलब मोदी जी को जिताना है, कैंडिडेट कोई भी हो? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, कैंडिडेट कोई भी हो, मतलब मोदी जी को जिताना है। तो आपके क्षेत्र में कुछ विकास हुआ है इस दौरान पिछले 5-10 सालों में? हाँ, विकास तो काफी हुआ है। आपका टिहरी संसदीय सीट हो गई, धर्मपुर से विधायक विनोद चमोली हो गए, क्या है चुनाव का माहौल? क्या मेरा ये है कि मैं बीजेपी को सपोर्ट करती हूँ। एज अभी रिसेंटली अभी राम मंदिर बना है, और अगर मैं कंपेयर
कंपेयर करती हूँ बैंगलोर, मतलब बैंगलोर में कांग्रेस पार्टी है एंड आपको भी पता है उत्तराखंड में बीजेपी है, पर जो कांग्रेस मतलब कर्नाटका का देखती हूँ तो कांग्रेस में क्या है, वहां पर कुछ भी नहीं है। जैसे कोई फेस्टिवल वगैरह हो गया, अभी राम मंदिर के लिए पूरे ऑल ओवर इंडिया में मेनली सारी जगह सेलिब्रेट हुआ है, पर बैंगलोर में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और डेवलप भी मतलब हो रहा है, पर यहाँ पर तो बेस्ट है, मतलब अगर बीजेपी का सपोर्ट रहेगा तो बेस्ट है। जय श्री राम। मोदी जी कहते हैं कि ये मेरी गारंटी है। गारंटी वो तो है, मतलब कुछ भी आप कुछ भी देखो तो वो सब कुछ पूरा ही किया है उन्होंने। डे बाय डे डेवलप भी हो रहा है, फिर सेफ्टी, फिर आप अगर आप यूपी साइड भी देखोगे तो योगी कितना क्राइम वगैरह से मतलब योगी सपोर्ट कर रहा है। कितना चेंज आप देखती हैं दिल्ली और जिस टाइम मेरी पढ़ाई थी, एजुकेशन थी, मैंने 2000 में 10th किया था, 2002 में 12th किया था, उसके मुकाबले बहुत चेंज हो चुका है। हाँ जी, पढ़ाई में भी बहुत डेवलपमेंट हुई है। और एक्चुअली देहरादून से अब मैं 14 साल हो गए गई हुई हूँ, लेकिन उसके मुकाबले में बहुत ज्यादा चेंजेस हुए हैं। हाँ जी। तो अभी आज आप मायके जा रहे हैं, मायके ही कहीं? हाँ जी, हाँ जी। मायके में अगर चुनाव की बात चले तो आप क्या बोलेंगे कि किस साथ? मेरी फैमिली तो बीजेपी को ही सपोर्ट करती है। हाँ जी। मुझे लग रहा है कि पूरी बस में बीजेपी के सपोर्टर भरे हैं क्या? कहीं ड्राइवर बीजेपी सपोर्टरों को लेके तो नहीं, ड्राइवर तो बीजेपी सपोर्टर को लेके नहीं है। ड्राइवर को थोड़ा ही पता था कि यहाँ पे बीजेपी के सपोर्टर मिल जाएंगे। मोदी जी क्यों अच्छे लगते हैं आप? एक्चुअली उन्होंने जो है ना बॉर्डर पे जो है भारत को सेफ किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हमारा बॉर्डर सेफ रहेगा तभी हम घर में सेफ रहेंगे। अगर हम बॉर्डर पे सेफ नहीं रहेंगे तो हम घर में सेफ नहीं रह सकते। सबसे अच्छी बात उनकी यही है कि उन्होंने हमें बॉर्डर पे सेफ किया है। सबसे अच्छा उन्होंने काम यही किया है। और दूसरी बात यह है कि योगी जी को देखो, योगी जी ने क्राइम को बिल्कुल खत्म कर दिया है। आम जनता को जो त्वरित न्याय चाहिए होता है, उसका इम्पैक्ट भी आप देख सकते हैं। योगी के बुलडोजर की जो धमक है वो दिल्ली और देहरादून तक भी सुनाई देती है। देहरादून में भी हालांकि इस चीज को इम्प्लीमेंट किया गया। आपने देखा कि जब इंक्रोचमेंट हटाने की बात आई, धार्मिक प्रतीकों के नाम पर जो अतिक्रमण उत्तराखंड में हुआ था, करीब 450 के आसपास अतिक्रमण ढहाए गए और 3000 एकड़ के आसपास जो सरकारी लैंड थी उसको अतिक्रमण मुक्त करा दिया गया। तो ये वो कुछ मुद्दे हैं जो लोकसभा चुनाव को इम्पैक्ट कर सकते हैं, जिनको लेकर वोटर्स अपना जो वोट का आधार है, जो ग्राउंड है, उसको आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये धीरे धीरे एक वोट में इम्प्लीमेंट होता है, वोट में कन्वर्ट होता है। सरकार चाहे कोई सी भी आ जाओ, वैसे जैसा काम बीजेपी ने कराना है ऐसा किसी ने नहीं करा अभी तक। हमने इसमें लोगों की राय जानने की कोशिश की और आपने उनकी बातों को भी सुना कि किस तरह से जो आम वोटर्स है वो सोचता है, किस तरह से चीजों को अपनी नजरों से देखता है और फिर ये जो तमाम मुद्दे होते हैं, जो उसने प्रैक्टिकली जमीन पर देखा है, वो किस तरह से वोट में कन्वर्ट होता है। कैमरा पर्सन संदीप नेगी के साथ सुनील नौपरवार, न्यूज़ 18 देहरादून।